भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर सुपर 8 में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। जी ये एक बहुत बड़ी खबर है। ठीक है। लेकिन आज हम सिर्फ स्कोर कार्ड या मैच के आंकड़ों पर बात नहीं करने वाले। हमारे पास जो स्रोत है वो इस मैच का एक ऐसा विश्लेषण है जो क्रिकेट से कहीं ज्यादा भावनाओं, राष्ट्रीय गौरव और प्रतिद्वंदिता की कहानी कहता है। बिल्कुल। ये एक मैच रिपोर्ट कम और एक मनोवैज्ञानिक जीत का घोषणा पत्र ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विश्लेषण इस मैच को सिर्फ दो टीमों के बीच का मुकाबला नहीं मानता, बल्कि इसे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता है ना, उसमें एक निर्णायक क्षण के रूप में देखता है। अच्छा। हाँ, आज हम इसी नजरिए की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के मुताबिक इस एक जीत के इतने बड़े मायने क्यों हैं और वो कौन से तर्क हैं जिनका इस्तेमाल इस जीत को एक साधारण क्रिकेट मैच से कहीं ज्यादा बड़ा साबित करने के लिए किया जा रहा है। तो चलिए इस दिलचस्प और काफी, मैं कहूंगा, जोशीले नजरिए को परत दर परत खोलते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत ही एक बहुत दमदार दावे से होती है कि ये मैच रन और विकेट के बारे में था ही नहीं, ये औकात के बारे में था। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? हाँ, और लेखक इस शब्द को स्थापित करने में कोई समय नहीं गंवाता। उनका सबसे पहला और जोरदार तर्क यही है कि भारत और पाकिस्तान में 19-20 का नहीं, बल्कि 19-20 लाख का अंतर है। हाँ, बिल्कुल, 19-20 लाख का अंतर है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। वो कहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो फासला है वो क्रिकेट के मैदान पे भी साफ दिखता है। और इस फर्क को समझाने के लिए एक बड़ी, काव्यात्मक लेकिन तीखी लाइन इस्तेमाल की गई है। चांद पर झंडा होने में और झंडा चांद पर होने में बहुत फर्क होता है। ये तो सीधे सीधे दोनों देशों की हाल की उपलब्धियों पर एक टिप्पणी है, जिसे क्रिकेट के मैदान पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल, ये क्रिकेट की जीत को एक बड़े राष्ट्रीय गौरव के कैनवस पर रख रहा है। इस विश्लेषण का तर्क ये है कि पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट हैसियत ही भारत से खेलने पर टिकी है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, उनका दावा है कि अगर आप भारत के साथ होने वाले मैचों को हटा दें तो पाकिस्तान की क्रिकेट का स्तर, आप कह लीजिए, नेपाल, नामीबिया और जिम्बाब्वे जैसी टीमों के बराबर आ जाएगा। ये एक बेहद कठोर आकलन है जो प्रतिद्वंदी की पूरी क्रिकेट विरासत पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। तो इस नजरिए के मुताबिक ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक तरह से पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखाने जैसा था। और इस तर्क को मजबूत करने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और कमेंटेटरों के मैच से पहले के बयानों का भी जिक्र है। कहा गया है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इस जीत ने उन्हें उनकी हैसियत और रसूख दोनों दिखा दिया, जो इस प्रतिद्वंदिता में अक्सर एक विवादास्पद मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। ये तो होता है। और फिर एक सीधी लाइन है, अपने बॉस को और अपने बाप को नहीं सिखाना चाहिए। ये दिखाता है कि लेखक के लिए ये सिर्फ खेल नहीं, बल्कि सम्मान और दबदबे की लड़ाई है। वो इसे एक मनोवैज्ञानिक जीत के तौर पर देख रहे हैं, जहां प्रतिद्वंदी को सिर्फ हराया नहीं गया, बल्कि उसे चुप कराया गया है। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर की बात कि स्रोत इस जीत को राष्ट्रीय श्रेष्ठता के तौर पर देख रहा है। लेकिन इस श्रेष्ठता को मैदान पर साबित किसने किया? क्या इस जीत का कोई एक चेहरा भी था? किसी खिलाड़ी को इस बड़ी जीत का हीरो बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। इस विश्लेषण के मुताबिक अगर ये मैच किसी एक इंसान का था तो वो थे ईशान किशन। ईशान किशन? जी, उनकी पारी को टॉप नॉच पारी का दर्जा दिया गया है और इसके पीछे के आंकड़े वाकई में कहानी कहते हैं। एक समय पर जब टीम इंडिया का स्कोर 88 रन था, तो उसमें से 77 रन अकेले ईशान किशन के बल्ले से निकले थे। 77 रन 88 में से? हाँ, लगभग 88% रन। ये दिखाता है कि वो अकेले ही टीम को खींच रहे थे। ये तो कमाल के आंकड़े हैं। इसका मतलब जब दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे थे, ये बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, तब एक खिलाड़ी था तो पूरी तरह से निडर होकर खेल रहा था। एकदम। और संदर्भ इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए थे। तिलक वर्मा ने 24 गेंदों पर सिर्फ 25 रन बनाए थे और सूर्य कुमार यादव, जिन्हें T20 का शहंशाह माना जाता है, वो भी 29 गेंदों पर 32 रन बनाकर संघर्ष करते दिखे। तो उस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा। ऐसे दबाव भरे माहौल में ईशान ने सिर्फ 46 गेंदों में 87 रन की साझेदारी की। ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये पूरी टीम पर से दबाव हटाने वाली पारी थी, है ना? सही बात है। और मैंने देखा कि स्रोत में ईशान किशन के प्रदर्शन को लेकर एक और बहुत दिलचस्प तुलना की गई है, जो मुझे लगता है कि काफी चर्चा का विषय बन सकती है। हाँ, और ये तुलना सीधे तौर पर दो बड़े नामों से है, MS धोनी और ऋषभ पंत। ओहो।
विश्लेषण में कहा गया है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने इतने वर्ल्ड कप खेले लेकिन कभी एक अर्धशतक नहीं लगा पाए। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन ने इसी वर्ल्ड कप में कुछ ही मैचों के अंदर 2 अर्धशतक लगा दिए हैं। लेखक इसे प्योर परफॉर्मेंस कहता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये तुलना थोड़ी अनुचित नहीं है? मेरा मतलब है धोनी और पंत की भूमिकाएं टीम में बिल्कुल अलग रही हैं। खासकर T20 में वो अक्सर निचले क्रम में बल्लेबाजी करते थे। क्या स्रोत इस पर कोई और सफाई देता है? नहीं, स्रोत इस बारीकी में नहीं जाता। उसका मकसद साफ है, ईशान किशन के प्रदर्शन को असाधारण साबित करना। वो कहते हैं कि यहाँ कोई बहाना नहीं है, कोई PR नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन है। उनका जोर इस बात पर है कि ईशान ने तब प्रदर्शन किया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, बिना किसी बड़े नाम या प्रतिष्ठा के सहारे। और शायद इसीलिए उनके खेलने के तरीके पर भी खास ध्यान दिया गया है। मतलब सिर्फ रन ही नहीं, बल्कि वो रन कैसे बनाए गए ये भी अहम था। बिल्कुल। इस विश्लेषण के अनुसार ईशान ने सिर्फ रन बनाकर मैच नहीं बदला, बल्कि उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दिलाई। कैसे? पाकिस्तान के सबसे बड़े गेंदबाज माने जाने वाले शाहीन शाह अफरीदी के पहले ही ओवर में 15 रन जड़ दिए। पहले ही ओवर में? हाँ, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। स्रोत के शब्द हैं, तुम अपने घर PSL में प्रीमियम होगे, यहाँ नहीं। ये खिलाड़ी का दूसरे पर मानसिक दबदबा कायम करने जैसा था और इसने मैच की शुरुआत में ही पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। तो ईशान किशन इस जीत के निर्विवाद हीरो थे। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े मैचों में होता है, जीत किसी एक खिलाड़ी से नहीं मिलती। क्या स्रोत टीम के बाकी सदस्यों के योगदान को भी श्रेय देता है? हाँ, और यहाँ पे कहानी और दिलचस्प हो जाती है। लेखक इस बात पर बहुत जोर देता है कि पाकिस्तान को औकात दिखाने का काम पूरी टीम ने मिलकर किया। ईशान हीरो थे, लेकिन जीत की स्क्रिप्ट पूरी टीम ने लिखी। अच्छा। जसप्रीत बुमराह के लिए कहा गया है कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को गुमराह कर दिया। गुमराह कर दिया। ये सिर्फ एक शब्द का खेल नहीं है, बल्कि उनकी गेंदबाजी की सटीकता और चतुराई का जिक्र है। बुमराह की गेंदबाजी तो वाकई में लाजवाब थी, लेकिन मुझे उस एक पल में दिलचस्पी है जिसका जिक्र आउटलाइन में भी है, अक्षर पटेल का बाबर आजम को आउट करना। इसे एक बड़ा संकेतिक क्षण बताया गया है। हाँ, और स्रोत यहाँ पर क्रिकेट के एक पल को ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता का प्रतीक बना देता है। अक्षर पटेल, जिन्हें प्यार से बापू भी कहा जाता है, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का विकेट लिया। इस पर स्रोत की टिप्पणी है कि जिन्ना पर हमेशा बापू भारी पड़ा है। को सीधे सीधे भारत पाकिस्तान के इतिहास के 2 सबसे बड़े नेताओं की वैचारिक लड़ाई से जोड़ देती है। ये दिखाता है कि इस विश्लेषण के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि इतिहास और राजनीति का एक तरह से विस्तार है। मैदान पर जो हो रहा है उसके मायने मैदान के बाहर की दुनिया में खोजे जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये चौतरफा हमले का विचार यही नहीं रुकता। तिलक वर्मा, जो मुख्य रूप से एक बल्लेबाज है, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला। हाँ। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी ने बीच के ओवरों में रनों पर अंकुश लगाया और अंत में जब फिनिशिंग टच की जरूरत थी तो रिंकू सिंह के उन 2 छक्कों का भी जिक्र है जिन्हें फैंटास्टिक कहा गया है। वो तो कमाल थे। जिस तरह उन्होंने एक प्रीमियम तेज गेंदबाज को छक्का मारकर मैच खत्म किया, वो भारत के दबदबे को दिखाता है। तो एक तरफ जहां भारतीय टीम के हर सदस्य के योगदान को सराहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जब बात पाकिस्तानी टीम की आती है तो नजरिया बिल्कुल उलट और काफी कठोर हो जाता है। हाँ, पाकिस्तानी टीम का विश्लेषण करते समय स्रोत की भाषा और भी तीखी हो जाती है और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक बहुत ही एक तरफा और कठोर आकलन है। लेकिन चलिए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। साहिबजादा फरहान के बारे में कहा गया है कि वो 2 छक्कों पर डॉक्यूमेंट्री बनवा सकता है। अच्छा। ये इस बात पर तंज है कि वो छोटी मोटी पारियों का भी बहुत ज्यादा जश्न मनाते हैं। और उस्मान खान के बारे में भी कुछ तीखी टिप्पणी है, जिन्हें अंधी लपेटा प्लेयर कहा गया है। जी, उन्हें एवरेज खिलाड़ी बताया गया है और कहा गया है कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खास जगह नहीं बनती। ये सीधे तौर पर उनके टैलेंट और तकनीक पर सवाल है। लेकिन सबसे गंभीर और विवादास्पद टिप्पणी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के लिए की गई है। उनकी कप्तानी पर तो अक्सर सवाल उठते रहे, लेकिन यहाँ बात उससे भी आगे जाती हुई दिख रही है। बहुत आगे। उन्हें T20 का मीडियोकर प्लेयर तो कहा ही गया है, लेकिन इसके बाद एक ऐसी बात कही गई है जो शायद ही किसी क्रिकेट विश्लेषण में देखने को मिले। उन्हें इंडिया का स्पाई कहा गया है। स्पाई? जासूस? ये तो बहुत बड़ा आरोप है। इसका आधार क्या बताया गया है? इसका आधार क्रिकेटिंग रणनीति है।
स्रोत का तर्क है कि बाबर का टीम में होना भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो अपनी धीमी बल्लेबाजी से टीम पर दबाव डालते हैं और फखर जमान जैसे आक्रामक खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर रखते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही कठोर और लगभग साजिश की थ्योरी जैसा आकलन है, जो दिखाता है कि लेखक बाबर आजम को पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार मान रहा है। और ये आलोचना सिर्फ कप्तान तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, शादाब खां को भी नहीं बख्शा गया है। उन्हें मीडियोकर बॉलर बैट्समैन कहा गया है। कुल मिलाके इस विश्लेषण का संदेश ये है कि पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी की तुलना भारत के खिलाड़ियों से हो ही नहीं सकती। किसी से भी नहीं? ना बल्लेबाजी में, ना गेंदबाजी में और ना ही कप्तानी में। लेखक के अनुसार ये दो बराबर की टीमें मैदान पर नहीं उतरी थीं, बल्कि एक बहुत मजबूत टीम का मुकाबला एक औसत टीम से था। इस पूरी विश्लेषण में एक पैटर्न साफ दिखता है। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को असाधारण और देश का नाम रोशन करने वाला बताया गया है। वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को न सिर्फ कमजोर बल्कि लगभग अयोग्य करार दिया गया है। ये हम बनाम वो की एक बहुत ही स्पष्ट कहानी बनाता है। और ये कहानी सिर्फ मैदान पर खत्म नहीं होती। स्रोत इस हार के बाद पाकिस्तान में होने वाली प्रतिक्रिया पर भी भरपूर तंज कसता है। एक लाइन है जो पूरे माहौल को बयां करती है। पाकिस्तान से आज टीवी टूटने की आवाज हिंदुस्तान तक आ रही है। हाँ, ये तो क्लासिक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का भी जिक्र है। हाँ, जिन्होंने कथित तौर पर भारत की कोई ट्रॉफी चुराई थी। जी, उनका भी मजाक उड़ाया गया है। लेकिन इतनी तीखी आलोचना और तंज के बीच एक छोटा सा पल है जहां स्रोत पाकिस्तान की आम जनता के लिए थोड़ी सहानुभूति दिखाता है, जो काफी आश्चर्यजनक है। वो क्या है? लेखक का कहना है कि अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस मैच में न खेलने का फैसला किया होता, तो आज वहां की जनता को इस एम्बैरसमेंट या शर्मिंदगी से नहीं गुजरना पड़ता। अच्छा, ये एक दिलचस्प मोड़ है जहां गुस्सा खिलाड़ियों या बोर्ड से हटकर व्यवस्था और शासकों पर निर्देशित होता है। एक तरह से कहा जा रहा है कि इस बेमेल मुकाबले के लिए वहां की लीडरशिप जिम्मेदार है, जनता नहीं। और इस पूरे भावनात्मक और आक्रामक विश्लेषण के अंत में एक बड़ा ऐलान भी है जो भविष्य की ओर इशारा करता है। हाँ, अंत में एक बुलंद घोषणा है, चक दे फट्टे, वर्ल्ड कप हमारा। ये जीत सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि वर्ल्ड कप जीतने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम मानी जा रही है। ये उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो इस एक तरफा जीत से पैदा हुआ है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान पर जीत नहीं है, बल्कि विश्व चैंपियन बनने के सफर में एक मील का पत्थर है। इस स्रोत के लिए ये जीत इस बात का सबूत है कि भारतीय टीम को अब कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, ये इस जीत को एक बड़ी महत्वाकांक्षा से जोड़ता है। उनके लिए इस मैच ने न सिर्फ भारत की श्रेष्ठता साबित की है, बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश भी दिया है। तो आज हमने एक क्रिकेट मैच के विश्लेषण को देखा जो स्कोर और आंकड़ों की दुनिया से बहुत आगे निकल गया। यह सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय गौरव की पुनर्स्थापना, प्रतिद्वंदी को उसकी जगह दिखाने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने का एक जरिया थी, जैसा कि इस स्रोत का मानना है। हमने देखा कि कैसे ईशान किशन के एक शानदार पारी को पूरे देश का नाम रोशन करने वाली पारी के रूप में प्रस्तुत किया गया, और कैसे टीम के हर सदस्य के योगदान को एक बड़ी कहानी का हिस्सा बनाया गया, जिसमें ऐतिहासिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रंग भी भरे गए। ये विश्लेषण दिखाता है कि क्रिकेट को देखने का एक नजरिया ये भी है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब खेल में राष्ट्रवाद और ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता इस कदर घुल-मिल जाती हैं, तो क्या वो सिर्फ खेल रह जाता है, या फिर वो मैदान पर लड़ी जाने वाली एक अलग तरह की जंग बन जाती है, जहां स्कोरबोर्ड से ज्यादा भावनाओं और प्रतीकों का वजन होता है? इस पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हैं।